गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं हिंदुस्तान के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस स्पीति वैली में आप सभी को घुमाने वाला हूं। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप दिल्ली से स्पीति और वापसी दिल्ली कैसे आ सकते हैं। आज इस पूरे सर्किट के बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में जानकारी दूंगा। यह रूट हम दिल्ली से शिमला होते हुए सांगला वैली, छितकुल, कल्पा, नाको लेक, ताबो मोनेस्ट्री, धनखड़ मोनेस्ट्री, काजा में कहाँ पेट्रोल मिलेगा आप सभी को, लांगजा, कोमिक, हिक्किम, लांगजा की स्टार गैलेजिंग, की मोनेस्ट्री, चिचम ब्रिज और चंद्रताल घूमने के बाद में वाया मनाली कैसे पहुंच सकते हैं। रोड की कंडीशन क्या है, खाने को अच्छा कहाँ मिलेगा, कहाँ होटल स्टे करने के लिए आपको अच्छे मिलेंगे और इस रूट का टोटल खर्चा क्या रहने वाला है, पार्किंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सीएनजी कहाँ तक मिलेगी और भी बहुत सारी जानकारी मैं इस वीडियो के द्वारा आप सभी को देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और मेरे नए दोस्तों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का ऑल वाला आइकन जरूर क्लिक कर दें। नमस्कार दोस्तों, आज हूँ मैं यहाँ पर सांगला वैली। छब्बीस किलोमीटर दूर है और जो कामरू फोर्ट है वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के करीब है और ऊपर की तरफ ये रास्ता जाता है, नीचे की तरफ में बहती है बांसपा नदी। आप सभी को बता दूं कि हम कल सुबह मॉर्निंग में लगभग 5 बजे दिल्ली से यहाँ पर चले थे और हमें 14-14.5 घंटे लग गए थे। बीच में 3 जगह हम रुके थे। एक कुरुक्षेत्र में हमने ब्रेकफास्ट किया था, शिमला में हमने लंच किया था और शिमला से लगभग 100 किलोमीटर आगे हमने शाम के 4 बजे टी ब्रेक लिया था। साथ ही ये यहाँ पर खाने के लिए, रहने के लिए सभी होटल बनाए गए हैं। ज़्यादा कॉस्टली है नहीं। हमने यहाँ पर, आप यहाँ पर एक समय का खाना 100 रुपये में आराम से खा सकते हैं। 100 रुपये में थाली आती है, 4 रोटी मिलेंगी, चावल है, एक सब्जी है, राजमा की सब्जी भी मिलेगी साथ में। वहीं बात करें यहाँ पर रुकने की तो आप यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर और 3000 रुपये के रूम में बहुत आराम से रुक सकते हैं। हालांकि हमने अब की बार ये डिसाइड किया है कि हम कहीं पर भी पूरी स्पीति के रूट में कहीं पर भी रूम नहीं लेंगे, अपनी गाड़ी में ही स्टे करेंगे। कुछ ही होम स्टे और होटल्स के यहाँ पर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर ये सभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर होम स्टे दिया गया है, यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। तो IIT दिल्ली की रिसर्च में पता चला कि इंडिया की बेस्ट और एयर क्वालिटी में सबसे साफ हवा चितकुल में ही है, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी से लगभग 30 गुना ज़्यादा बेटर है। और अभी हम पहुंच गए हैं इंडिया के लास्ट विलेज, यानी कि इस रूट के लास्ट विलेज चितकुल में। और जो आप देख रहे हो ये सामने है चितकुल विलेज, इससे आगे कोई गांव नहीं है। और ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत बर्फ के पहाड़, पाइन और देवदार के ये फॉरेस्ट इस जगह में एक अलग ही जान डाल देते हैं। ये सारे बने हुए सारे होम स्टे हैं, होटल हैं। तो होम स्टे का ऑप्शन ज़्यादा है, होटल्स का भी है। ये सामने होटल हैं और ये ढाबे वगैरह हैगा, यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। बाकी यहाँ के प्राइस बता दूँ आपको, लगभग 1500 रुपये से स्टार्ट होकर और 7-8 हज़ार रुपये तक के भी रूम यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए। तो आर्मी की यहाँ पर आने जाने की गतिविधि रहती है। साथ ही भाई ये टैंक देखो आप, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो हम आए हैं यहाँ चितकुल में, ये थोड़ा सा जून जुलाई का महीना है तो यहाँ बर्फबारी थोड़ी कम है। यदि आप विंटर में आएंगे तो आपको यहाँ पर ये पूरा एरिया बर्फ से ढका मिलेगा। तो अभी हमने ऑमलेट ऑर्डर किया है, ऑमलेट खाते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ में चलते हैं, आगे देखते हैं क्या मिलता है। और अभी जो हम है ये 2nd बटालियन है इंडो तिब्बत बॉर्डर की पुलिस की। वहीं चितकुल में यहाँ घूमने के लिए मेजर 2 पॉइंट हैं। आप यहाँ पर चितकुल फोर्ट में जा सकते हो और साथ ही यहाँ पर चितकुल माता मंदिर में जा सकते हो। उसके अलावा ये वैली बनी हुई है, वैली बहुत ही खूबसूरत है। ये सामने कैंप भी बने हुए हैं, आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं। वही बात करें कि यहाँ पर कौन सी गाड़ी लेके आना चाहिए, तो गाड़ी आप कोई सी भी लेके आ सकते हैं, छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी के लिए, क्योंकि रोड बहुत ही खूबसूरत है। चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ चितकुल टेम्पल की तरफ में और चितकुल फोर्ट की तरफ में, दोनों के लिए रास्ता ये गया हुआ है।
पहुंच गए हम यहाँ के चितकुल के माता मंदिर में। ये मंदिर जो है यहाँ का अभी क्लोज है, हालांकि ये किसी फेस्टिवल पर ही ओपन किया जाता है। चीज़ जो पुरानी होकर भी इस गांव का एक अहम हिस्सा है वो है यह खराट। बाहर से ये मामूली से दिखने वाली हट अंदर से बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है। देखो ये पानी जाता पाइप से और नीचे की तरफ में वहाँ बना हुआ है, और अभी अंदर की हम दिखाते हैं। और देखो ये आटा पिस रहा है बहुत ही पुराने तरीके से। हम दोनों ने पहली बार अपनी पानी से चलने वाली आटा चक्की देखी और देखकर बहुत ही अच्छा लगा। चितकुल से हम जैसे ही आगे की तरफ चलते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर बाद एक चेक पोस्ट आती है यहाँ पर आर्मी की, और वहाँ पर आपकी एंट्री की जाएगी। और एंट्री के साथ में ही आपको यहाँ पर एक ऐसा कार्ड दिया जाएगा, और ये कार्ड आपको अपने साथ में बहुत जरूरी कैरी करके रखना है, क्योंकि जब आप वापस आते हो तो ये होना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको यहाँ से वापस एग्जिट नहीं दिया जाएगा। चेक पोस्ट से 2.5 किलोमीटर आगे आने के बाद में हमें रोक दिया जाता है। ये यहाँ पर सेना के जवान खड़े हैं, इस पोस्ट से आगे नहीं जाने दिया जाता। हालांकि आगे का व्यू और भी खूबसूरत है। ये इंडो तिब्बत चाइना बॉर्डर होने के कारण इससे आगे हमारा नहीं है जाने का। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी हमारी सांगला चितकुल की आज का फर्स्ट डे की जो घूमने का यहाँ पर था हमारा, वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद अब हम चल रहे हैं कल्पा की तरफ में डे 2 के, जहाँ पर हम कल कल्पा घूमेंगे। आज शाम तक पहुँचने के बाद में वहाँ के देखेंगे, विजिट करेंगे वहाँ के बारे में क्या क्या हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट डे हम चल पड़े थे चितकुल से कल्पा की तरफ। चितकुल से जैसे ही हम सुबह निकले तो कुछ ही दूर चलते ही हमें मिला एक बरसाती नाला, और हम यहाँ पर कुछ देर रुके और यहाँ नहाने के बाद में हमने किया यहाँ पर फुल एंजॉय। और हमें इस जगह पर नहाते हुए देखकर आने जाने वाले चितकुल के टूरिस्ट यहाँ पर रुकने लगे और यहाँ पर एंजॉय करने लगे। सांगला वैली से कल्पा की दूरी लगभग 55 किलोमीटर की है, और ये सफर करने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं अभी कल्पा में, और मेरे पीछे बिल्कुल है कल्पा मोनेस्ट्री। कल्पा ऐसी जगह है जहाँ घूमने के लिए आपको किसी भी प्रकार की बाइक की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पूरे गांव में आप बस चलकर ही यहाँ के हर कोने कोने में घूम सकते हैं। छोटी छोटी गलियों के चलते हुए आपको यहाँ के सबसे पुराने मकान आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही यहाँ पर पुराने मकान। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रेयर व्हील दिखाई देती है, तो हम उसे प्रेयर व्हील को घुमाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मठ के बरामदे में आपको एक बौद्ध स्तूप देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मोनेस्ट्री घूमने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ की श्री नारायण मंदिर की ओर। ये टेम्पल जो है, और ये मेरे पीछे जो है ये भगवान विष्णु जी का मंदिर, और जो यहाँ के लोकल हैंगे उनकी ये देवता हैं। साथ ही अंदर घुसने से पहले ही आपको चप्पल जूते निकालने की है, और मंदिर के अंदर ये दिया गया है स्पेशल कि बिना टोपी के अंदर मंदिर में प्रवेश करना सख्त मना है, और किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी भी यहाँ पर वर्जित है। साथ ही यदि आप टोपी नहीं लेके आते तो ऊपर दिया गया है, यहाँ पे टोपियाँ रखी होती है, तो वो टोपियाँ आप पहनकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और अंदर भगवान विष्णु भगवान जी के आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। करीब 10,000 की हाइट पर ये मंदिर हजारों साल पुराना है, जो पूरी तरह लकड़ी से बना हुआ है। जो यहाँ का सबसे पुराना विष्णु टेम्पल है वो यही मंदिर है कल्पा का। विष्णु भगवान के साथ साथ यहाँ पर ड्रैगन की मूर्तियां भी थी, जो कि अक्सर बुद्धिज्म कल्चर में देखी जाती है। ऐसे हिंदुज्म और बुद्धिज्म को एक साथ देखना यह मेरे लिए एकदम नया था। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह है कल्पा की असली खूबसूरती। मंदिर के साथ में बनी मोनेस्ट्री के कारण यहाँ के लोग यहाँ के हिंदू को भी मानते हैं और बुद्ध को भी मानते हैं। और उन्हीं पहाड़ियों के पीछे हमारे किन्नर कैलाश की यात्रा शुरू नहीं हुई है, और जब ये यात्रा शुरू होगी तो आप मेरे पीछे देख सकते हो
इसी इन्हीं पहाड़ियों पे चढ़ के जाना होता है किन्नर कैलाश की यात्रा करने के लिए। और अब हम आ गए हैं यहाँ पर आदिशक्ति चंडिका मंदिर। मंदिर के ऊपर से लेकर और नीचे मेन गेट तक में जो नक्काशी की गई है बहुत ही प्राचीन कलाकृति के द्वारा की गई है, जो यहाँ पर पारंपरिक कलाकृति होती है उसके रूप में ये की गई है। अब कुछ भूख भी लग गई है, खाने का मन है, तो चलते हैं थोड़ा बहुत यहाँ के ट्रेडिशनल फूड की तरफ। क्या ऑर्डर करा भाई? चलो देखते हैं अभी क्या ऑर्डर करते हैं, फिर दिखाते हैं आप सभी को। और ये आ गया हमारा तुपका। तुपका ये सूप होता है और सूप में नूडल्स डले होते हैं। और अपने मोमो भी आ गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कल्पा की वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और हम हो गई है सुबह, अभी है डे 3 की शुरुआत। अभी हम रुके हैं पू में। पू है नाको से पहले लगभग 20 किलोमीटर पहले, और आज का रात का स्टे हमने यहीं पर किया था। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, ये नवीन देशवाल भाई है, और यहाँ बोर्ड पे भी दे रखा है कि शिमला 383 है, रिकांगपिओ यहाँ से 62 किलोमीटर है, और जो अपना अम्बाला हरियाणा का है वो 424 किलोमीटर है। बात करें टेम्परेचर की तो लगभग 11 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे अभी टेम्परेचर है। सुबह की मॉर्निंग हो गई है, सूरज यहाँ से अभी हो रहा है, उग रहा है। तो हमने जाना है इस तरफ स्पीति वैली के लिए, और ये गया है नीचे शिमला अम्बाला रिकांगपिओ की तरफ। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं, पहुँचते हैं नाको मोनेस्ट्री में जाएंगे, वहीं जाएंगे ताबो मोनेस्ट्री में जाएंगे। तो आज ये 2 जगह विजिट करनी है हमने, और उसके बारे में सभी आपको सबको दिखाएंगे। जैसे ही हम पू से निकलते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मिलते हैं हमें पू की चेक पोस्ट। यहाँ पर हमारे सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं गाड़ी के, और उसी के बाद हमें आगे जाने दिया जाता है। और अभी पीछे 2 नदियों का संगम हो रहा है वहाँ टर्निंग पॉइंट पे, और यहाँ का व्यू देखिए आप, इतना खूबसूरत है, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच से। और ये सतलुज नदी, ऐसे ही बीच में रुकते रुकते हम आपको सभी ये पॉइंट दिखाते चलेंगे। ये है यहाँ का जिगजैग पॉइंट, यानी कि यहाँ से जो रोड दिखाई देती है, ये देखो नीचे की तरफ में पूरी जिगजैग दिखाई देगी आपको। और इसी नज़ारे को देखने के लिए हर कोई घूमने के लिए आता है स्पीति वैली, कि ये नज़ारे उनको देखने को मिले। मौसम बिल्कुल साफ़ है, अभी तक के ट्रिप में कहीं हल्की फुल्की बारिश मिली है, कहीं बारिश हमें मिली नहीं है, तो ट्रिप काफ़ी अच्छा हो रहा है। और जो पू से हैं हम लगभग 15 किलोमीटर आगे हैं नाको की तरफ में। और जब नज़ारा इतना खूबसूरत हो तो मस्ती करने से कौन कतराएगा। यदि आप नाको आना चाहते हैं दिल्ली से, तो दिल्ली से डायरेक्ट स्पीति वैली की भी बसें चलती हैं। यदि आपको स्पीति वैली की डायरेक्ट बस ना मिले तो आप सबसे पहले दिल्ली से शिमला आ जाइए, शिमला से आप रिकांगपिओ, और रिकांगपिओ से आप स्पीति वैली की बस लेकर यहाँ आ सकते हैं। हालांकि आप बस में उतरकर ऐसे एंजॉयमेंट बहुत ही कम कर सकते हैं, तो यदि आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आप इस रूट को फुल एंजॉय करते हुए आ सकते हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि पू से जो नाको के बीच का रास्ता है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर अलग अलग पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, वही नज़ारे भी आपको यहाँ के बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिलेंगे। वहीं सबसे पहले जैसे ही हम नाको मोनेस्ट्री पहुँचते हैं तो नाको में आपको मोनेस्ट्री के पास में सबसे बड़ी पार्किंग देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर होम स्टे की बात करें तो रूम यहाँ पर आपको 1500 रुपये से स्टार्ट होकर 3500-4 हज़ार रुपये में काफ़ी अच्छे रूम यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। देशवाल साहब अभी घुसे हुए हैं नहाने के लिए, तैयारियां चल रही हैं। गीजर लगा हुआ है, 50 रुपये में ही गर्म पानी मिलेगा नहाने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई, ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होगी। और दोनों अब बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गए हैं। अब चलेंगे मोनेस्ट्री घूमने और यहाँ की नाको लेक देखने के लिए। और ये सब विजिट करने के बाद में उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से ताबो। जो ये नाको की मोनेस्ट्री है ये लोचन रिंचन जांगको ने बनाई हुई है, और ये मोनेस्ट्री लगभग 1000 साल पुरानी है। और इस तरफ में है ओल्ड मोनेस्ट्री, और जो इसका टाइम दिया है वो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का है। और जो ये मोनेस्ट्री है ये 108 मोनेस्ट्रियों में से एक है। कुछ मोनेस्ट्री इन्होंने लद्दाख की रेंज में बनाई है, तो कुछ मोनेस्ट्री इन्होंने हिमाचल की रेंज में बनाई है। अंदर जाने से पहले हमें चप्पल जूते बाहर निकालने हैं, और अंदर फोटोग्राफी वर्जित है। और अभी हम घूम लिए हैं यहाँ की नाको मोनेस्ट्री में,
और सामने ये रास्ता गया है, ये नाको लेक की तरफ में गया है। जैसे कि मोनेस्ट्री से हम नाको झील की तरफ में जाते हैं, तो जो ये रास्ता है ये गांव के अंदर से छोटी छोटी गलियों से होते हुए जाता है। नदी का राउंड लगाते हैं और इसमें अभी बहुत सारी मछलियां मुझे दिखाई दी हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखो छोटी छोटी फिश है, काफ़ी अच्छी लग रही है इसके अंदर। तो जब आप यहाँ पर आए तो अपने साथ में एक सनग्लासेस जरूर लाएं, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है जो आंखों पे बहुत तेज पड़ती है, तो वो चश्मे आपको इस धूप से बचाएंगे। और झील में यदि बोटिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर दी गई है फैसिलिटी, तो आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। छोटे बोटिंग का क्या चार्ज है? 100 रुपये पर पर्सन। और आपको सुबह का ब्रेकफास्ट करना है तो आपको ऐसे यहाँ पर कई पॉइंट मिल जाएंगे। हालांकि सुबह सुबह पराठे वगैरह मिलेंगे नहीं, तो आमलेट या आलू की स्लाइस वगैरह या चाय कॉफ़ी वगैरह ये मिल जाएगा। पराठे वगैरह यहाँ पे कहीं पर नहीं है, हमने ढूंढ लिए हैं पूरे सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे। और जैसा कि दोस्तों हम पहुँच गए हैं ताबो में, और दोस्तों हम पहुँच गए नाको से निकल कर नाको और ताबो रोड पर। ये यहाँ पर वन वे हो जाता है, छोटा रोड है, बहुत ज़्यादा छोटा रोड है, तो यहाँ पर ड्राइविंग भी बहुत ही संभल कर की जाती है। और व्यू तो इस रोड पर बहुत ही खूबसूरत हो, मैं तो कह रहा हूँ कि होते ही जा रहे हैं, जितने आगे बढ़ रहे हैं अलग ही अलग व्यू मिल रहे हैं। देखिए ये सामने का व्यू देखिए, ओए होए लाजवाब, ऊपर बर्फ़ के पहाड़ हैं और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे रेत का बुग्याल हो। जैसे पहाड़ों पर होते हैं ना, हम ग्रीनरी में जाते हैं तो वहाँ पर हरे बुग्याल होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल रेत का बुग्याल है ये पूरा। और नाको से ताबो पहुँचने के लिए हमें लगभग 2 घंटे का समय लगा है, जिसमें कि हम यहाँ पर रुक रुक कर आए हैं। और इसके बीच में एक चेक पोस्ट आती है, उस चेक पोस्ट पर एंट्री करी जाती है उतरकर, और एंट्री के बाद में वहाँ पर एक पर्ची काटी जाती है, लगभग 200 रुपये की पर्ची कटती है। उसी के बाद आगे एंटर करने दिया जाता है। जो नीचे वो पूरी ग्रीनरी में सिटी दिखाई दे रही है, छोटा सा गांव, वो ताबो है। अभी वहीं चलेंगे और वहाँ की ताबो की मोनेस्ट्री देखेंगे, और उसके बाद हम आगे का देखेंगे कि यहीं रुकना है या फिर हम आगे विजिट करेंगे। और अभी पहुंच गए अंदर, गाड़ी लगा दी है पार्किंग। हालांकि पार्किंग यहाँ पर रोड साइड पर ही है। ग्राम पंचायत ताबो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। तो हम यहाँ के मेन गेट तक पहुँच गए हैं, और इसके बाद इसके आसपास में आप यहाँ पर बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएंगे। यदि आप होटल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लगभग 1000 रुपये से लेकर और 3000 तक में काफ़ी अच्छे रूम यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और वहीं बात करें खाने की, तो आपको ताबो में किसी भी प्रकार के खाने की कोई भी कमी नहीं मिलेगी। आपको जगह जगह रेस्टोरेंट या फूड स्टॉल अवेलेबल हो जाएंगे। और जो ये मोनेस्ट्री है, इसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। दोस्तों ताबो का जो ये मठ है, ये ताबो चोसखोर नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये ताबो मठ है, ये भारत के हिमालय के स्पीति घाटी में बसा एक बहुत ही प्राचीन मठ है। और इस मठ की स्थापना 1996 में तिब्बत विद्वान रिंचेन जिंगपंग द्वारा की गई थी। साथ ही 1996 में दलाई लामा जी के द्वारा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आयोजन किया गया था, जिसमें देश और विदेश से बहुत सारे यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ पर आए थे। आप सभी को बता दूं कि जो ताबो की मोनेस्ट्री है, ये लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस मोनेस्ट्री के अंदर लगभग छोटे बड़े 9 मठ बनाए गए हैं। हालांकि इन 9 मठों में से एक ही मठ यहाँ पर आम पब्लिक के लिए खोला गया है, बाकी अभी यहाँ पर बंद है। तो दोस्तों यदि आप ताबो आ रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ समय के लिए भी रुक सकते हैं, और फिर उसके बाद आप स्पीति के लिए भी आगे की तरफ निकल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। स्टे करने का यहाँ पर एक अलग ही एडवेंचर है, यानी कि रात के टाइम पर यहाँ पर स्टार गैलेक्सी देखने का यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण बनता है। मोनेस्ट्री के अंदर जाने से पहले आपको अपने चप्पल जूते सभी बाहर निकाल देते हैं। बाहर का व्यू काफ़ी सुंदर है,
और चप्पल जूते निकालने के बाद में आगे कैमरा प्रोवाइडेड हो जाता है। टाइमिंग बता देता हूँ आपको। इस ताबो मोनेस्ट्री की ओपनिंग टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है, फिर 1 और 2 के बीच में लंच रहता है, फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक या फिर दोबारा खुलती है। इस मड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मड ब्रिक्स और वुड का अब तक बहुत सारा इस्तेमाल हुआ है। बात करें अंदर के स्टैचू की तो वो भी सारा यहाँ पर मड क्ले के साथ में बनाया गया है। मड के अंदर बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। मड के अंदर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जिसमें केवल 3 या 4 रंगों का ही इस्तेमाल किया गया है। लगभग ये पेंटिंग्स 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हालांकि 1042 में कुछ पेंटिंग्स को रिनोवेशन किया गया था। और यह जो मोनेस्ट्री है दोस्तों, यह इंडिया की सबसे ओल्ड मोनेस्ट्री में से एक है। और स्तूप के सामने देखो पीछे की तरफ में छोटी छोटी केव दिखाई दे रही है, तो यही ताबू की केव है। तो आप वहाँ भी जा सकते हो, हालांकि मैं वहाँ जाऊँगा नहीं क्योंकि हमें अभी आगे भी जाना है। तो आपके पास समय है तो आप वहाँ पर केव में भी घूमने जा सकते हैं। उस केव में यहाँ के मोंक हो गए, मोंक नन, ये सब वहाँ पर अपनी तपस्या करते हैं। जब उनकी वो तपस्या पूरी हो जाती है उसी के बाद वो वहाँ से आते हैं। ताबो एक अपने आप में ही छोटा सा गांव होने के साथ साथ ही यह बहुत ही खूबसूरत गांव है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 300 से 400 व्यक्ति है। तो दोस्तों ये थी जानकारी ताबो विलेज की। आज चलिए आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में 12,700 फीट की ऊंचाई में बसा एक और मशहूर विलेज धनखड़ विलेज, जो 17वीं सेंचुरी में स्पीति वैली का कैपिटल भी हुआ करता था। यह जगह फेमस है यहाँ के पहाड़ों की वजह से, जो देखने में यहाँ पर एक कुदरती कला लगती है। साथ में यहाँ पर बसा 1000 साल पहले बना धनखड़ मोनेस्ट्री, जो देखने में तो खूबसूरत है ही, लेकिन जिस तरह इन पहाड़ों में एग्जैक्ट माउंटेन्स के ऊपर बनाया गया है इनफीरियर कंडीशंस में, आप देखकर हैरान हो जाओगे इस मोनेस्ट्री को। और ये जगह पड़ती है काजा और ताबो के बीच में। इस वीडियो में हम जाएंगे ताबू से लेके काजा तक और साथ ही आप सभी को दिखाएंगे कि यहाँ इसके बीच में कौन कौन से घूमने के पॉइंट आते हैं और क्या क्या बहुत ही अच्छी देखने की जगह है। और कल ताबो विजिट करने के बाद में उसके बाद में हम निकल पड़े धनखड़ मोनेस्ट्री के लिए। और ड्राइविंग के साथ साथ यहाँ पर आप और भी एडवेंचर के आनंद ले सकते हैं। ताबू से काजा के लिए चलने वाली बस के द्वारा आप यहाँ पर धनखड़ मोनेस्ट्री या काजा पहुँच सकते हैं। हिमाचल की चलने वाली बस आपको सुबह दोपहर तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। और वहीं लगभग 2 से 2.5 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद में हम पहुँच जाते हैं यहाँ की ओल्ड धनखड़ मोनेस्ट्री में। और यहाँ से भी 2 रास्ते की दिए गए हैं। यदि हम सीधा जाएंगे तो ओल्ड धनखड़ मोनेस्ट्री जाएंगे, और यदि हम राइट ऊपर की तरफ में जाएंगे तो काजा की तरफ में जाएंगे। काजा के यहाँ के 2 रास्ते निकलते हैं, एक राइट साइड से या फिर एक वापसी जाकर हम दोबारा यू टर्न लेकर काजा जाएं। तो वो रास्ता थोड़ा आपका लंबा रहेगा। हालांकि ये जो राइट वाला रास्ता है ये थोड़ा आगे जाके टूटा हुआ है, बट इस पर व्यूज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। आप सभी को बता दूं, ताबू से जो धनखड़ मोनेस्ट्री के बीच की दूरी है वो लगभग 30 किलोमीटर की है और समय लगभग 1 किलोमीटर का लगता है। लेकिन हम घूमते आए और साइट सीन के मजे लेते आए तो हमें 2 से 2.5 घंटे का समय लग गया। इस मोनेस्ट्री को 12वीं सदी में 12,700 फीट की ऊंचाई पर किला के तौर पर बनाया गया था एज ए फोर्ट यहाँ के रूलर्स द्वारा, ताकि यहाँ से नजर रखा जाए बाहर से आने वाले घुसपैठियों पर। फिर बाद में जाकर इस मोनेस्ट्री को एक्सपेंड करके एक बहुत ही एक इम्पोर्ट बना दिया गया बुद्धिस्ट लर्निंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए। साथ ही धनखड़ मोनेस्ट्री और धनखड़ विलेज को विजिट करने के बाद में हम निकल पड़ते हैं काजा की तरफ। तो और दोस्तों को भी पहुंच गए हैं काजा में। अभी पहुंच गए हैं काजा में और अभी हम खड़े हैं यहाँ पर तेल डलवाने की लाइन में। तो पेट्रोल के लिए सिर्फ ये ही एक पंप है यहाँ पर, और इसके बाद आपको सीधा मनाली में ही मिलेगा, उससे पहले कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो आप मनाली से आओ या फिर शिमला की तरफ से, तो एक ये ऐसा पॉइंट है यहाँ पर अपना गाड़ी का जो ऑयल है वो जरूर रिफिल करा लें,
क्योंकि फिर उसके बीच में कहीं भी कोई भी तेल नहीं है। सेम पेट्रोल पंप के दिल्ली वाले ही रेट है, 95 रुपये पर लीटर है यहाँ का भी, तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अभी नॉर्मल 95 रुपये है और जो प्रीमियम है वो 102 रुपये है। डीजल जो है 87 रुपये है। तो दोस्तों ये थी जानकारी ताबूत से लेकर और काजा के बीच तक की। दोस्तों कैसे हो आप सब? आज सुबह की मॉर्निंग हो गई है, पीछे मेरे धूप भी आ गई है। तो लांगजा में आप नाइट का कुछ इस तरह का आप व्यू देखोगे, आपको तारे यहाँ पर टूटते हुए बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हैं लांगजा, और आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये पूरा लांगजा विलेज है। साथ में ही इसी को वो जो गैलेक्सी वैली बोलते हैं, यही वो गैलेक्सी वैली है जहाँ पर आप रात को पूरे स्टार, यहाँ पर पूरी गैलेक्सी आपको इस आसमान में दिखाई देती है। हालांकि ज़्यादा बड़ा गांव है नहीं, यहाँ पर होम स्टे के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, होटल भी हैं। और बात करें होटल के किराए की तो लगभग 1500 रुपये में यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। और पर पर्सन के हिसाब से लेना चाहते हो तो 1200 रुपये में पर पर्सन का हिसाब रहेगा। उसी के साथ में डिनर भी मिलेगा और सुबह का ब्रेकफास्ट भी मिलेगा यहाँ पर आपको। बता दूं कि यहाँ पर ना ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, तो जिनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो तो वह यहाँ पर बिल्कुल भी न आए, क्योंकि सांस लेने में हमें रात में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो रात के 1-1:30 बजे करीब हमें वापसी स्पीति ही उतरना पड़ा था। काजा गए, वहाँ पे स्टे किया था और उसके बाद अब अर्ली मॉर्निंग में हम ऊपर आए। और यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे कुछ एंट्री फीस भी है। जो आप पर डे के लिए यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो जो इंडियन है उनके लिए पर डे के 2 बंदों के यहाँ पर 150 रुपये है, फॉरनर के लिए 500 रुपये है। साथ ही ड्रोन यहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये नो ड्रोन जोन है। ऐसे यहाँ पर कैफ़े भी बनाए गए हैं, तासी कैफ़े, और यहाँ पर आप दिन में बैठकर खा सकते हैं। टुडे स्पेशल में दिया गया है लोकल ताको, मोमोज, फ्राइड राइस, सैंडविच, मैगी, पैनकेक, एग रोल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दिन का ब्रेकफास्ट लंच भी कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर वॉशरूम भी बनाए गए, टॉयलेट, ये अच्छी बात है। हालांकि इतनी हाईएस्ट पे बहुत ही कम टॉयलेट देखने को मिलते हैं। कुछ सारे भाई मेरे कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई आप जहाँ पे जाते हो वहाँ के फ़ोन नंबर जरूर वहाँ पर डिस्क्राइब किया करो। तो मैं आप सभी को दिखा दूँ कि जैसे आप यहाँ पर कहीं पर आते हो तो नीचे फ़ोन नंबर दिया है, तो अपने यहाँ पर प्री बुकिंग करके आ सकते हो। जैसे ये यहाँ का होम स्टे है, बाकी नीचे की तरफ ये पूरा गाँव है। लांगजा जो विलेज है ये हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित एक गांव है, जो अपने लाखों साल पुराने समुद्री जीवों और एक विशाल बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। और जो ये लांगजा गांव है, इस गांव का इतिहास स्पीति घाटी की इस प्राचीन बुद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यदि आप इस गांव को विजिट करते हैं तो यह गांव स्पीति की यात्रा के दौरान जीवाश्मों और बुद्ध संस्कृति को जानने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। दोस्तों यही वो गैलेक्सी पॉइंट है जहाँ पर आपको लांगजा में आकर इस पॉइंट से स्टार गैलेक्सी का पूरा नज़ारा देखना है। सेम देखो ये है, यहाँ पर आप अपने रूम भी बुक करवा सकते हो और यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो आराम से। और नाइट का ऊपर का जो व्यू होता है वो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो। तो दोस्तों अभी पहुँच गए हैं हम वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज यानी कि कोमिक में, और ये है 15,000 फुट की ऊंचाई पर। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे मेरे पीछे देखते हो, यहाँ पर बस भी आती है, हिमाचल गवर्नमेंट की बस आती है और आपको ये बस काजा से मिलेगी। और कोमिक तक आने के लिए तो ये काजा लांगजा हिकिम को पूरा कवर करके आती है। और सेम वही है लांगजा वाला कि यहाँ पे भी आपको रुकने के लिए परमिट लेना होता है। सेम रेट, सेम सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर है ना गोम्पा की 2 मोनेस्ट्री दी गई हैं, एक कोमिक में, एक वो पीछे की तरफ है और एक ये मेरे पीछे की तरफ है। तो इस वाले में चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या मिलता है। यहाँ पर यहाँ के भिक्षु यानी मोंक भी रुके रहते हैं और नन भी
यहीं पर रुकी रहती हैं। और ये जो मोनेस्ट्री है ये हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य मठों में से एक है। यह लगभग 15,000 फीट की हाइट पर होने के साथ साथ यह इंडिया के सबसे ऊंचे गांव की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई मोनेस्ट्री है। और इसे धार्मिक महत्व के हिसाब से देखा जाए तो यह शाक्य संप्रदाय से संबंधित एक प्राचीन मठ है और आध्यात्मिक शांति और बौद्ध संस्कृति को जानने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। मठ की संरचना एक किले की तरह की गई है जिसकी विशाल मिट्टी की दीवारें लाल गेरू और सफेद धारियों से सजी है जो इस मठ को एक विशिष्ट रूप देती है। आप चाहें तो भिक्षुओं से यहाँ पर मिल भी सकते हैं, उनसे ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकते हैं और बौद्ध जीवन शैली के बारे में भी सीख सकते हैं। कोमिक गांव घूमने के लिए सबसे अच्छा समय यहाँ पर जून से लेकर सितंबर के बीच में माना गया है। इन महीनों के बीच में यहाँ पर 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच में तापमान बना रहता है, इसलिए मौसम यहाँ का सुहाना रहता है। और ये है यहाँ की दूसरी मोनेस्ट्री, तो अब चलते हैं इसके अंदर। वहीं कोमिक गांव में जो ये मोनेस्ट्री है ये गोम्पा नाम से जानी जाती है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि ये लगभग 500 साल पुरानी है। दिन में 2 बार मोनेस्ट्री में प्रार्थना सभा होती है और इस दौरान औरतों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। बहुत ही कलरफुल इस मोनेस्ट्री के अंदर लामा यानी कि मोंक रहते हैं और आप जब यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर ठहर भी सकते हैं। मोनेस्ट्री के अंदर हॉस्टल और होम स्टे की भी व्यवस्था है जहाँ एक रात का खर्च लगभग 200 रुपए से भी कम होता है। अब बात करें कि कोमिक गांव कैसे पहुँचे, तो आप काजा शहर से कोमिक जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी आसानी से मिल जाती है। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से लगभग 45 मिनट का समय लग जाता है। इसके अलावा हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मंगलवार और शनिवार को बसें भी चलती हैं जो लगभग 90 मिनट से आपको इस गाँव पहुँचा देती है। रास्ते में आपको कई सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये है कोमिक विलेज, सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है ये। ज़्यादा घर है नहीं, मुश्किल से मुश्किल 15-20 घर ही होंगे। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में इस गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दोस्तों पहुँच गए हैं हिकिम, वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के पास में ये रेस्टोरेंट बना हुआ है और बिल्कुल वो सामने एक लाल बॉक्स दिखाई दे रहा है, अभी वहाँ भी चलेंगे। और वही है यहाँ का वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, मेरे पीछे बना हुआ पोस्ट ऑफिस। तो मैं यहाँ से प्रिंट आउट अपने फ़ोटो वगैरह प्रिंट करवाने वो भी हो जाएंगे और पोस्ट कार्ड भी लेने हैं और अपने घर भेजने के लिए भेजना चाहते हो तो वो फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। जसवाल साहब, आप पोस्ट कार्ड भेजना चाहते हो, भेज लो भाई, आपकी वाइफ इंतज़ार कर रही है। अच्छा, आप खुद जाओगे। नमस्कार दोस्तों, और हम पहुंच गए हैं किम मोनेस्ट्री में। साथ में ही हम नीचे की तरफ से आते हैं तो 200 या 300 मीटर का ट्रैक भी है। ट्रैक हालांकि बिल्कुल प्लेन है, कोई दिक्कत है नहीं। और जो ये किम मोनेस्ट्री है ये हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में स्पीति नदी के पास में स्थित एक ऊंची चोटी पर बनी हुई है। और ये जो किम मोनेस्ट्री है ये गेलुगप्पा संप्रदाय से संबंधित रखती है। साथ ही स्पीति क्षेत्र का सबसे बड़ा यह मोनेस्ट्री है। वहीं लेह लद्दाख में बनी हुई तिक्सी मोनेस्ट्री है, सेम वैसी यह मोनेस्ट्री दिखाई देती है। यह मोनेस्ट्री लगभग 13वीं सदी में इसकी स्थापना की हुई थी। बात करें ऊंचाई की तो समुद्र तल से लगभग 13,668 फीट की ऊंचाई पर यह किम मोनेस्ट्री बनाई गई है। यह मोनेस्ट्री महान अनुवादक लोत्सवा रिनचेन जेंगपो की 24वीं पीढ़ी के लोचेन तुलुकु को समर्पित है। साथ ही यह स्पीति वैली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्रियों में से एक है और धार्मिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा इस मोनेस्ट्री में कुछ प्राचीन हस्तलिपियां तथा थंगसक का संग्रहालय भी है। इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन समय के हथियार भी यहाँ पर रखे हुए हैं। वहीं जून जुलाई के महीने में यहाँ पर एक चाम उत्सव भी मनाया जाता है। काजा से चिचम ब्रिज की दूरी लगभग 17 किलोमीटर की है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं चिचम ब्रिज पर। ये एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट ऊंचाई पर बना हुआ ब्रिज है जो कि 2 पहाड़ों के बीच पर है। और इस पर बताया गया है कि एक ही समय पर एक ही वाहन इस पुल पर से गाड़ी पार कर सकता है और जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो गाड़ी रोककर और यहाँ पर अपनी फोटोग्राफी का फुल आनंद लेते हैं।
और इस ब्रिज की खास बात यह है कि यह दो गांवों को आपस में जोड़ता है। एक है किब्बर और दूसरा गांव है लुसार। इस ब्रिज की वजह से इन दोनों गांवों के जो बीच की दूरी है वो लगभग 40 किलोमीटर की कम हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि उन दो गांवों के लिए यह ब्रिज कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ब्रिज के ऊपर से एक नीचे की तरफ में एक वाटर सोर्स नजर आ रहा है जो लगभग 1000 फीट की गहराई पर है और इसे बोलते हैं सांबा लांबा नाला। तो यहाँ रुककर हमने अपना कुछ टाइम स्पेंड किया क्योंकि यहाँ इस जगह पर बार बार हर कोई नहीं आ पाता। चलिए दोस्तों, आज चिचम ब्रिज के भी हमने विजिट कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट पे ये ब्रिज है और बहुत मजबूती से बनाया गया है। हमने सबसे पहले किया स्नान। हमें नेचुरल वाटर सोर्स से ही पानी मिला और हम लग गए नहाने के लिए और सफर के एडवेंचर के मजे लेते हुए हम निकल पड़े चंद्रताल लेक की तरफ। किमोनी स्टे से चंद्रताल लेक की दूरी लगभग 65 किलोमीटर की है और ये रास्ता पूरा ऑफ राइड है क्योंकि बिल्कुल ही पत्थरों के हिसाब से हमें ऊपर से ही जाना होता है। जगह जगह आपको बरसाती नाले भी नजर आएंगे और आपको काजा से मनाली के बीच का ये रास्ता है। इस रास्ते पर छोटी गाड़ी बिल्कुल लेकर नहीं आए। इसके बारे में मैं आपको सभी को आगे बताऊंगा और दिखाऊंगा भी क्यों नहीं हमें यहाँ पर छोटी गाड़ी लेकर आनी चाहिए। तो इन सूखे पहाड़ों में से निकलते हुए हम निकल पड़े थे चंद्रताल लेक की तरफ और लगभग 4 से 5 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम अपने सबसे पहले पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, कुंजुमला पास पर। तो पहुंच गए अभी। और ऊपर की तरफ जबरदस्त ग्लेशियर है और यहाँ लगे हुए झंडों से ही आपको दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर हवा की स्पीड कितनी है। ये जब हम दोनों तरफ से आते हैं तो मिड पॉइंट पर पड़ता है ये मनाली से या काजा से, तो ये मिडिल पॉइंट पर है और सर्दियों के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है। आगे ड्राइव करने के बाद हमें गुरुम्फू काजा हाईवे को छोड़कर हमें चंद्रताल के लिए अलग रोड लेना पड़ता है। दोस्तों, चंद्रताल एक समर डेस्टिनेशन है जिसे आप गर्मियों में ही घूमने के लिए जा सकते हैं। विंटर के समय यहाँ पर आप बर्फबारी होने के कारण नहीं जा सकते क्योंकि बर्फबारी के कारण विंटर्स में यहाँ पर आने वाले सभी रोड्स बर्फ के कारण बंद हो जाते हैं। चंद्रताल आने का सही टाइम रहता है मिड में मई मंथ से लेकर सितंबर मिड तक। जिस दिन आप चंद्रताल लेक को विजिट करें उस दिन आप लाहौल एंड स्पीति पुलिस के फेसबुक पेज को रियल टाइम में आप वहाँ पर जरूर देखें। उस पेज पर सब अपडेटेड रहता है कि मनाली से चंद्रताल लेक का रोड खुला है या बंद है। चंद्रताल लेक पहुंचने से पहले लगभग 2-3 किलोमीटर पहले आपको सड़क किनारे काफी सारे टेंट्स और स्टे के लिए काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। गवर्नमेंट के नए रूल के हिसाब से आप चंद्रताल लेक के किनारे कैंपिंग नहीं कर सकते हैं और प्रिस्क्राइब एरिया में ही आपको कैंपिंग फैसिलिटी देखने को मिलेगी। गाड़ी को पार्किंग लगाने के बाद में आपको चंद्रताल लेक के लिए लगभग 5 से 10 मिनट का वॉक करना पड़ेगा। यह काफी हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है। कुछ देर पैदल चलने के बाद में आपको चंद्रताल लेक की पहली झलक दिखाई देगी जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी क्योंकि यह नजारा ही इतना खूबसूरत है। चंद्रताल या फिर दोमो लेक, इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी शेप क्रिसेंट मून से पिपल करती है। चंद्रताल लेक दिन में अपने कई बार रंग बदलती है। सूरज की रोशनी के हिसाब से कभी इसका रंग हरा, कभी नीला तो कभी क्रिस्टल वाटर दिखाई देता है। पूरे भारत में सिर्फ 2 हाई एल्टीट्यूड बेल्ट लेंथ लेक है जिनको रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है, जिनमें से एक है चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक हमेशा से इंडियन और फॉरेनर टूरिस्टों की मन पसंदीदा जगह रही है क्योंकि ये जगह जो हमें रॉ एक्सपीरियंस ऑफर करती है शायद ही वो पूरे भारत में कहीं और जगह हो। चंद्रताल लेक विजिट करने के बाद में हम निकल पड़ते हैं अपने आगे की सफर की तरफ। आगे चलने के बाद में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है बाथल। चंद्रताल लेक से बाथल की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। बाथल बहुत ही एक छोटा सा स्टेशन है लेकिन चंद्रताल से गुरुम्फू के बीच में पड़ने वाला यह एक बहुत ही बड़ा स्टेशन है।
यहाँ आपको यहाँ का फेमस चाचा चाची का ढाबा भी मिल जाएगा, जहाँ पर आने वाले सभी टूरिस्ट यहाँ पर एक बार लंच या ब्रेकफास्ट जरूर करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर रात में रुक भी सकते हैं। कि 8 बजे करीब और भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, गाड़ी का टायर फट गया जिसके कारण हमें यहीं स्टे करना पड़ा। एक अब आगे भी बर्फ़ है थोड़ी बहुत, एक हल्की सी बर्फ़ ये दिखाई दे रही है। और भाई पीछे तो देखो बादल बादल तो बस अंबार लगा रखा है। कल इसी तरफ से आए थे हम। और भाई बात करें रोड की कंडीशन की, बहुत ही गंदी रोड की कंडीशन है। और जगह जगह ये बर्फ़ से निकलने वाला पानी यानी कि बरसाती नालों का फ्लो भी बहुत ज़्यादा था। और कई पॉइंट तो ऐसे आए थे जिसमें हमें रिवर के अंदर से निकलना पड़ रहा था, क्योंकि रोड था वो बर्फ़ से ढके हुए थे पूरी रात के टाइम। तो एक दो भाई ट्रक वाले थे, उन्हीं के पीछे पीछे लेते लेते हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ इस रास्ते में जो है ये लगा लो आप, काजा से और रोहतांग पास के बीच का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। भाई मैं अपने हिसाब से एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पर अपना व्हीकल, छोटा व्हीकल हो तो भाई बिल्कुल भी मत लेके आए।
बराबर होता है और सोने में अच्छा है, कोई दिक्कत इसके अंदर है नहीं। तो हमने पूरी तैयारी कर लिया है, पानी भी रिफिल कर लिया है और अब चलने की तैयारी है। हम जा रहे हैं अब मनाली की तरफ में। अब बता रहे कि अभी 25 से 30 किलोमीटर का जो रास्ता है वो और डैमेज है। उसके बाद में रोहतांग पास वाले रोड के बाद में गुरुम्फू के बाद में वो रास्ता काफ़ी अच्छा हाईवे हो जाएगा। तो चलो देखते हैं आगे की तरफ में कैसे क्या रास्ता है। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को दिखाता हूँ यहाँ की रोड कंडीशन, जिससे आप सभी को पता लग जाएगा कि आपको छोटी गाड़ी क्यों नहीं लानी चाहिए और किस गाड़ी में आप सभी को आना चाहिए। कि आप मान लो आपका तो ये आपके एडवेंचर का पहला है, आगे सैकड़ों मिलेंगे आपको ऐसे। काफी ज्यादा रोड खराब होने के बावजूद भी इस पर आपको काफी खूबसूरत नज़ारे आपको मिलेंगे और ये एक एक्सपेंसिव एडवेंचर रहेगा आपकी जर्नी के लिए। और ये रोड आपको सिर्फ गुरुम्फू तक ही मिलेंगे, उसके बाद आपको काफी अच्छे रोड की कंडीशन आपको मिल जाएगी। और रोहतांग पास के बीच की ए से जेड तक की सभी जानकारी आप सभी को दी है। आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना। और मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के ऑल वाले बटन को क्लिक जरूर कर दें।
मैं आप सभी के लिए ऐसी इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।